Today is 22nd January, Sunday, and this is your day 4 of SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। तो आपका आज का लाइफ पर्पस होगा ये 4 टॉपिक्स। अब इन 4 टॉपिक्स के अंदर मैंने रिवीजन भी ऐड ऑन किया है डे 1, डे 2 एंड डे 3 का, क्योंकि कई लोगों के मिस हो भी गए होंगे कुछ टॉपिक्स। प्लस अगर आपने इन टॉपिक्स को जो कि डे 1, डे 2 और डे 3 में दिए गए हैं, इनको आपने पहली बार किया होगा तो बिल्कुल मोर देन 50% चांस है कि आप अब दोबारा से उस क्वेश्चन को करोगे तो आप भूल चुके होंगे अगर आपने पहली बार उस क्वेश्चन को सीखा है। जैसे कि आपने OSD अगर जो सीखा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो पहले दिन आपने उसके 10 क्वेश्चन भी कर लिए थे, तब भी आज 4 दिन बाद आप क्वेश्चन करने जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई स्टेप शायद भूल गए हो। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। तो आपको रिवीजन साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आपने 50 के 50 टॉपिक जो कि बताए गए हैं आपको, उनको ही मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। वो 50 टॉपिक आपने कर लिए, मान लो 15 दिन में आपने ख़त्म कर लिए, और 16 डे आपको वापस से आप 0 पे आ गए, आपको पहले दिन के कोई भी टॉपिक याद नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको साथ के साथ मैं रिवीजन भी करवाता चलूँ, ताकि एक बैलेंस बना रहे और 25 फ़ेब तक आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट भी हो जाएं, प्लस उनका 2-2, 3-3 बार रिवीजन भी हो जाए। तो आज के जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एंगल एंड करेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। ये आपका सर्वे का टॉपिक है। इसके अंदर आपको ट्रेवर्स दे दिया जाएगा, ठीक है, 5 स्टेशन ट्रेवर्स दे दिया जाएगा, या फिर 4 स्टेशन या 6 स्टेशन जो भी होगा। आपको इंटरनल एंगल की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। फॉरवर्ड साइड, फोर साइड और बैक साइड दे दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरनल एंगल कैलकुलेट करना है, उसको चेक करना है कि इंटरनल एंगल सही है क्या। अगर सही नहीं है, जैसे मान लो 5 है, ठीक है, तो n-2 180 डिग्री लगा के आप देखोगे कि एक्चुअल में कितना होना चाहिए। आपका ट्रेवर्स के बाद जब आपने इंटरनल एंगल निकाले, सबको ऐड किया, तो कितना आ रहा है। तो अगर उसके अंदर कोई एरर है तो आप उसको दोनों को माइनस करेंगे, और अगर एरर आया तो बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट करके इंटरनल एंगल को सही कर दोगे। अब इसके साथ एक एक्सटेंडेड प्रॉब्लम ये होती है कि इंटरनल एंगल सही करने के बाद आपको इंटरनल एंगल का यूज़ करना है, और आपको लोकल अट्रैक्शन अगर कोई है ट्रेवर्स के अंदर, उसको करेक्ट करना है। तो ये कंबाइन होके भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी है। ये सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा आज का। अब इसके अंदर ये है कि अगर वैसे तो सिंपल ज्योमेट्री का खेल है, इसके अंदर आप इसको करोगे तो कर दोगे इस क्वेश्चन को 2-2.5 घंटे लगा के आराम से, जब आप कुछ इस क्वेश्चन को करने चलोगे। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, तो ये तो 100% श्योरिटी है कि आप इसका आंसर सही निकाल दोगे, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा कि आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ऐसा होता है कि जैसे आप ज्योमेट्री से करोगे, तो मुझे नहीं पता आपकी ज्योमेट्री कैसी है, उसके थ्रू करोगे तो आराम से आधा घंटा लग जाएगा प्रैक्टिस के बाद भी, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ज्योमेट्री की। लेकिन ये मुश्किल से 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो जाता है अगर आपने इसका पैटर्न देखा है कि जैसे फोर साइड है, ठीक है, बैक साइड है, ओके, 4 बियरिंग है और बैक बियरिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैक बियरिंग से 4 बियरिंग माइनस करनी होती है, बैक बियरिंग से 4 बियरिंग माइनस करनी होती है। इस तरह से करके आपके इंटरनल एंगल निकलते हुए चले जाते हैं। तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं सारे इंटरनल एंगल निकालने के लिए। लेकिन अगर जो आप सोच के चलोगे कि मैं इस तरह से करके यहाँ पे इस एंगल को इस एंगल के बराबर करके फिर जाके इंटरनल एंगल निकालूंगा, तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि इसका एक पैटर्न समझ लेना, किस तरह से इसको सोल्व करते हैं, और उसी पैटर्न को फिर आपको रिपीट करना है एग्जाम के अंदर, ताकि ये आपका क्वेश्चन 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो पहला टॉपिक रहेगा आपका इंटरनल एंगल कैलकुलेशन एंड करेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। अब सेकंड टॉपिक है आपका मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन OCF का। अब नॉर्मली इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ट्रेपेजॉइड का ही आता है, कि ट्रेपेजॉइड का जो मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन होता है क्या होता है, ठीक है। ये एक सेमी सर्कल के अंदर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है इसको हम रेडियस की तरह इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। प्लस ये एक हेक्सागन का पार्ट भी होता है कि यहाँ पे 60 डिग्री होता है। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ डिटेल्स तो, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था मैंने इसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रूफ करनी आनी चाहिए कि ये 60 डिग्री एंगल ही क्यों होता है, ठीक है। और ये जो ब्रेड्थ होती है और इसका जो टॉप विड्थ होती है, इन दोनों में रिलेशन होता है। आई मीन ये साइड की दोनों का सम जो होता है इसके बराबर होता है। ये आप देख लेना, मतलब मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन के अंदर ये सब चीज़ें प्रूफ करनी होती है। तो ये रेक्टेंगल का भी आ सकता है, ट्रायंगल का भी आ सकता है, और ट्रेपेजॉइड का भी आ सकता है। तो ये आपको आज ये प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर। तीसरा, डे 1, डे 2, डे 3 के जितने भी टॉपिक थे उन सबको रिवीजन करना है। रिवीजन करने का सिर्फ एकमात्र तरीका यह है कि आपने जो क्वेश्चन कर लिए थे
उनको वापस से नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन को कर रहे हो, आपको बिल्कुल फ्रेश नया क्वेश्चन देखना है। वो आप ESC मेंस से देख सकते हो इसका क्वेश्चन, या फिर आपने जो टेस्ट सीरीज ली हुई है उसके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, जैसे उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चन दिए होंगे तो उसमें से आप पिक करके यही वाले टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रिवीजन आपका रहेगा डे 1 डे 2 डे 3 के क्वेश्चंस का। और चौथा, आपको थियोरेटिकल में आपको टिम्बर की थ्योरी करनी है। टिम्बर के अंदर कि एक गुड टिम्बर क्या होना चाहिए, टिम्बर के अंदर डिफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। टिम्बर का जो स्ट्रक्चर होता है, बाहर कौन सी लेयर होती है, कैम्बियम लेयर होती है, पिथ होता है, ठीक है, हार्टवुड होती है, ये सब चीज़ें, और उनका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो ये सब आपको आज के रूटीन में करना है। तो डे 4 का आपका टॉपिक डे 4 के आपके टॉपिक्स ये 4 रहेंगे। सो आई होप आप ये सभी अपने डे 4 में ही कंप्लीट कर लोगे। ये आपका लाइफ पर्पज़ होना चाहिए। अभी बहुत लाइफ पर्पज़ होंगे आपके लाइफ में अभी आगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी का आपका लाइफ पर्पज़ क्या है, SSC JEE इसी बार निकालना है। CPWD आपको इसी बार क्रैक करना है, और उस लाइफ पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए ये आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पज़ है। इस लाइफ पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको छोटे छोटे लाइफ पर्पज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे लाइफ पर्पज़ क्या है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, जिस तरह से मैं आपको काम दे रहा हूँ उस तरह से डे वाइज आप कर लोगे तो ये सभी आपने डे वाइज अगर जो लाइफ पर्पज़ कंप्लीट कर लिए तो आपका जो बड़ा लाइफ पर्पज़ है CPWD JEE में सिलेक्शन का, वो लाइफ पर्पज़ भी अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, कि पूरा गोल देखने की ज़रूरत नहीं है कि CPWD JEE कैसे लूँ मैं। आपको सिर्फ जो काम दिया है एक दिन में उस काम को कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहो, नेक्स्ट पर्पज़ के लिए। आप सभी लाइफ पर्पज़ कंप्लीट कर लोगे तो आपका बड़ा लाइफ पर्पज़ अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तो वीडियो का फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे। सेशन 2 में अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो कल आपको टॉपिक्स दिए थे उनसे रिलेटेड कुछ टेक्निकल चीज़ें। तो डे 3 के लाइफ पर्पज़ में आपके पास ये 4 टॉपिक थे। इन चारों के बारे में 5-5 मिनट थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला है इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन प्लेन कनेक्शन, और इसके अंदर बोल्टेड कनेक्शन होगा और वेल्डेड कनेक्शन होगा। पहले बोल्टेड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसके अंदर कि अगर यहाँ पे इस तरह से बोल्ट लगे हुए हैं तो हम मैक्सिमम P कितना लोड लगा सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे P लोड लगा हुआ है तो जो रिवेट वैल्यू होगी, या फिर जो इसके अंदर मैक्सिमम जो लोड रिवेट ले सकता है वो कितना होगा, ठीक है। या फिर किस बोल्ट पे या फिर किस रिवेट पे सबसे ज़्यादा आपके पास स्ट्रेस जनरेट हो रही है, या फिर सबसे ज़्यादा फोर्स वो रेजिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये सभी बोल्ट हैं तो P अगर जो ऊपर से लग रहा है तो P एक तो ऐसे लगेगा, दूसरा ये P जो लग रहा है ये इसको ऐसे घुमाएगा भी साथ में, ठीक है। तो जो ये लोड ऊपर से लग रहा है ऊपर से, तो वो सभी बराबर बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सभी के सभी का एरिया जो है बराबर है, तो सभी सेम रेजिस्ट करेंगे। तो जो सभी बोल्ट हैं उनके ऊपर जो रेजिस्ट कर रहे हैं वो शेयर को, जैसे ऊपर से ये आ रहा है तो ये इसे नीचे खींच रहा है, तो बोल्ट जो है यहाँ पे ये जो सेक्शन है बोल्ट का इसको रेजिस्ट कर रहा है। तो ये टोटल जो P है टोटल वो इन सब में बढ़ जाएगा। तो पहला P1 जो होगा, जो कि P डायरेक्ट जो होगी ऊपर से वो होगी P अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला होगा P/9 किलो न्यूटन। तो पहली जो फोर्स होगी सभी के सभी जो रेजिस्ट करेंगे सेम करेंगे वो होगा P/9 किलो न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि देखो जैसे ये वाला बोल्ट है, ये वाला बोल्ट है, ये वाला बोल्ट है, तो हमें जब डिज़ाइन करना होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स हो रही है किस बोल्ट पे आ रही है। मान लो इस बोल्ट पे आ रही है 10 किलो न्यूटन और इस पे आ रही है 50 किलो न्यूटन, ठीक है। अगर हमने ये सोच लिया, इसको ऐसे समझो, मान लो हमने 6 बोल्ट लगाए थे सिर्फ। अब 6 बोल्ट लगाने के बाद यहाँ पे इस बोल्ट के ऊपर 10 किलो न्यूटन लोड आ रहा था और इस पर आ रहा था 50 किलो न्यूटन, और मान लो जो एक बोल्ट है वो रेजिस्ट सिर्फ 40 किलो न्यूटन ही कर सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हमने सिर्फ 6 बोल्ट लगाए यहाँ पे 10 आ रहा है तो ये तो सेफ है, लेकिन ये फेल हो जाएगा क्योंकि कोई भी बोल्ट 40 किलो न्यूटन से ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमने 6 की जगह फिर हमने 9 बोल्ट लगा दिए। अब जब 9 बोल्ट लगा लिए तो अब सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड। तो ये जो है ये मान लो 5 किलो न्यूटन पे आ गया और ये आ गया 35 किलो न्यूटन पे, तो अब ये सेफ है। तो इसलिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा किस बोल्ट पे सबसे ज़्यादा फोर्स आ रही है। तो मान लो इस बोल्ट पे सबसे ज़्यादा फोर्स आ रही है, कैसे पता चलेगा, देखो सब पे बराबर फोर्स नीचे की साइड सेम लगेगी पहली तो, ठीक है। दूसरा कि हम क्या करते हैं, जो सेंट्रोइड होता है इन सब बोल्ट का सेंट्रोइड है ये, ठीक है, उससे हम इसको मिला देंगे। जो उनसे भी बोल्ट की हमें बात करनी है, जैसे मान लो हमें इससे बात करनी है, इसकी बात करनी है, ठीक है। तो बोल्ट पे फोर्स लग रही है ये, ठीक है, और उसके बाद इस लाइन से परपेंडिकुलर ये दूसरी फोर्स आएगी ये, जो कि इसके टॉर्जन की वजह से आएगी, ठीक है। वो टॉर्जन की वजह से जो फोर्स होती है उसको हम सीधा सीधा याद करते हैं, वो होती है सिग्मा
सॉरी पी ई अपॉन सिग्मा ए आई आर आई स्क्वायर इंटू आर आई। ठीक है, इसको जरा डायमेंशनली चेक कर लो। देखो ये मीटर है, ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, कट गया और यहाँ पे ए आई आर आई होगा। ठीक है, तो मीटर 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 स्क्वायर ये कट गया और ए से ए कट गया, तो यहाँ पे P इजिकल टू पी, मतलब डायमेंशनली ये सही है। अगर आप भूल जाओ फॉर्मूला तो इस तरह डायमेंशनल भी देख सकते हो। ठीक है, हम मानते हैं सारे एरिया बराबर हैं, तो ए से ए कट, तो हमारे पास P जो टॉर्जन की वजह से आएगा हमारे पास वो आएगा पी ई आर आई अपॉन सिग्मा ए आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक फोर्स आई P1, दूसरी फोर्स आई P2 जो कि टॉर्जन की वजह से आई, तो इन सबका सम ही होगा। अब सम किस हिसाब से होगा, ये वेक्टर सम होगा। तो देखो यहाँ पे फोर्स आ रही है ऐसे, यहाँ पे फोर्स आ रही है ये, बीच में एंगल है थीटा, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, P रिजल्टेंट। अच्छा ये वाला बोल्ट देखो, यहाँ पे फोर्स आ रही है ऐसे नीचे से, और ये जैसे मान लो इन दोनों को मिला रहे हैं ऐसे, और यही आ रही है ऐसे, तो P1 और P2 के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब दोनों ऐसे ही जुड़ जाएंगे। अच्छा दोनों को अगर जो जोड़ना होता है, मैं जैसे P1 और P2 को अगर जो हमें जोड़ना होगा तो वो कैसे जोड़ेंगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा अंडर रूट, ये हमारे पास P रिजल्टेंट आएगा। अब यहाँ पे कोस थीटा यूज़ हो गया। अगर कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 जैसे ही हमने यूज़ किया हमने, तो सिंपल हमारे पास आ गया अंडर रूट P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, मतलब P1 प्लस P2, डायरेक्टली P1 प्लस P2 ऐड हो गया। अगर यहाँ पे कोस थीटा होता तो कोस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती, तो ओवरऑल जो सम होता P रिजल्टेंट वो P1 प्लस P2 से कम होता, मतलब ये वाला बोल्ट सबसे ज़्यादा वनरेबल होगा फेल करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसके अंदर अगर जो हमने इसको सेव कर दिया तो बाकी सब सेव हो जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P1 निकालेंगे। P1 कैसे निकाला, P1 इजकल टू P/9। ठीक है, टोटल P को जितने भी बोल्ट हैं उससे डिवाइड कर दिया। P2 कैसे निकालेंगे, P2 होगा P, ये क्या होगा P कितना है लोड P, ये ई डिस्टेंस इनटू यहाँ से जिस भी बोल्ट की बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ से हम इसकी बोल्ट की बात कर रहे हैं तो इससे इस सेंट्रोइड से ये डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, R अपॉन सिग्मा आर आई स्क्वायर। ठीक है, अब आर आई स्क्वायर क्या होगा कि मतलब जितने भी हैं ये R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 इन सब का सम। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पी ई आर अपॉन, देखो ये और ये चारों सेम है, तो 4 इंटू ये कितना है, देखो ये है 40, ये है 30, तो इनका जो हो जाएगा 50 हो जाएगा, रिजल्टेंट 50 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये और ये सेम है, तो 4 इंटू, तो ये डिस्टेंस कितनी है 30, सॉरी ये 30 है, ये 40 है, अच्छा 2 लगे, तो 2 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 30 स्क्वायर 2 इंटू 40 स्क्वायर। तो इस तरह से करके हम P2 निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे P रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अगर जो P की वैल्यू दे रखी होगी तो हम बता सकते हैं कि इस बोल्ट में कितना आएगा, या फिर अगर P की वैल्यू नहीं दे रखी हमें पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वैल्यू निकाल देंगे और उसको रिवेट वैल्यू के बराबर कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना लोड हम लगा सकते हैं। यह है इन प्लेन का बोल्टेड। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें ताकि ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब इन प्लेन के अंदर अगर वेल्डेड की बात करें हम, तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो SSC JEE में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि चारों तरफ से हमने वेल्ड किया है इसको। अब चारों तरफ से वेल्ड किया है तो सेंट्रोइड इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर ये वेल्ड हम सिर्फ तीन जगह करते, अगर 3 जगह हम इसको वेल्ड कर देते तो इसका सेंट्रोइड कुछ यहाँ पे आता। ठीक है, दूसरी बात कि अगर लोड सिर्फ यहाँ पे ऐसे लगता तो सही बात थी, लेकिन SSC में ESC में इसका PU इस तरह से लगाया हुआ था किसी एक एंगल थीटा पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर वाला भी हो जाएगा और यहाँ पे इधर की साइड भी हो जाएगा। तो मतलब अगर टफ करना हुआ तो थोड़ी चीज़ें चेंज कर सकता है, उस तरह से ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपने क्वेश्चन अगर जो PU सिर्फ इसके लिए डिज़ाइन कर रखा है, इसके लिए आपने इसको सोल्व कर रखा है और आपने इंक्लाइन के लिए नहीं कर रखा है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि एग्ज़ाम में आप ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई ना करो जिसके अंदर इंक्लाइन दे दिया। अब थोड़ा सा समझ लेना इस चीज़ को, अगर आप कॉन्सेप्चुअली आप इसको समझ पा रहे हो तो जरूरी नहीं है कॉन्सेप्चुअली समझने के बाद आपका इसका आंसर न्यूमेरिकली आप आंसर निकाल दो। ठीक है, तो जो भी आपने घर पे यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे वही क्वेश्चन सेम आ गया तो ही उसको अटैम्प्ट करना, नहीं तो उसको लास्ट के लिए छोड़ देना। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि अगर अच्छा ठीक है, अगर चारों तरफ से होता तो किस तरह से करते हैं हम इसको। तो चलो सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन को देखते हैं। PU ऊपर से लोड लगा हुआ है। अच्छा अब मान लो यहाँ पे हमने बोल दिया कि 1000 किलोमीटर लोड लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कितनी साइज़ की वेल्ड करनी पड़ेगी ये हमको बोल दिया। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, PU को रेजिस्ट करना पड़ेगा इस पूरी वेल्ड से। ठीक है, अब देखो
हमको इस तरह से देखो, यहाँ पे वेल्ड के ऊपर स्ट्रेस कुछ और पड़ेगी, यहाँ पे कुछ और पड़ेगी, यहाँ पे कुछ और पड़ेगी, सब जगह पे अलग अलग पड़ेगी। तो जिस जगह पे वेल्ड पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगी तो उस स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए उतना ही साइज हमें रखना पड़ेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगी, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे डिज़ाइन कर देंगे इसको। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मेरे से हुई है। उसमें क्या था कि मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में देखो, एक बोल्ट है ये वाला, ठीक है, ये बोल्ट 2 मान लो, इसको मान लो 1, ठीक है, ये बोल्ट 2 है और ये बोल्ट है 1, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, और फोर्स ऐसे लग रही है और इनके बीच में आ रहा है थीटा, और यहाँ पे आर डिस्टेंस है ये। अच्छा, इस केस में क्या है, यहाँ पे R1 है, ये है R2, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ये हुई कि जो P2 हम निकाल रहे थे, P2, तो P2 में था कि PE अपॉन सिग्मा RI स्क्वायर इंटू RI, ठीक है। तो ठीक है, तो ये P2 आया था। अच्छा, P1 हमने निकाल दिया था, दोनों में सेम होगा। अब दोनों का जब रिजल्टेंट निकाल रहे थे PR को, तो वो आ रहा था P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। तो मैंने इस बेसिस पे बता दिया कि थीटा अगर कम है तो मतलब PR ज़्यादा होएगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे कंसिडर करनी है कि जो RI है, देखो इस केस में R की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस वाला लगेगा, यहाँ पे सिंपल बेस वाला फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे 40 आएगी, यहाँ पे 50। तो ये जो P2 है उसका R ज़्यादा है, तो मतलब ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, P2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई, मतलब सॉरी इस बोल्ट के लिए P2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो R की वैल्यू ज़्यादा है, भले ही इसके लिए थीटा की वैल्यू जो है ज़्यादा है। चलो इसको ऐसे समझो कि बोल्ट 1 है ये, यहाँ पे P1 हमने निकाला, ठीक है, और P2 हमने निकाला। P2 निकालने के लिए हमने क्या किया, PE अपॉन सिग्मा RI स्क्वायर इंटू RI। तो P2 के अंदर R की वैल्यू आई, ठीक है। तो P2 में R की वैल्यू P1 में R की वैल्यू है मान लो 50 है, और P1 में R की वैल्यू है 50 और P2 में R की वैल्यू है कितनी, 40। तो उसके हिसाब से P2 ज़्यादा हो जाएगा। तो P2 ऑफ बोल्ट 1 इज ग्रेटर देन P2 ऑफ बोल्ट 2, मतलब P2 की वैल्यू ज़्यादा आ गई, P1 की वैल्यू दोनों की सेम है। तो इसको ऐसे समझ लो कि ये 10 है किलोन्यूटन, ये 10 किलोन्यूटन है, ठीक है। P2 की वैल्यू R इसका ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू मान लो आ गई 40 किलोन्यूटन, और इसकी आ गई कितनी, 50 किलोन्यूटन P2 की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। तो कोस थीटा जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो और आपकी कोस थीटा की वैल्यू कम हो जाती है। तो मतलब इन दोनों का सम जो होगा कोस 0 के हिसाब से हम सीधा ऐड कर देंगे, और इसके अंदर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात इतनी है कि अगर R और थीटा में देखना हुआ आपको, तो जिसका R ज़्यादा होगा पहले उसको कंसिडर करेंगे, थीटा को हम बाद में देखेंगे। तो सिंपल इसका R ज़्यादा है तो इसके ऊपर ही यही क्रिटिकल होगा, इसके ऊपर ही P की फोर्स ज़्यादा आएगी। आपको अगर जो डाउट होगा तो आप दोनों में निकाल के देखना, तो इसमें P1 में ही, मतलब इस वाले बोल्ट में ही फोर्स जो होगी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अब इसकी बात आई, देखो यहाँ से मुझे थोड़ा ये क्लिक हुआ था ये कि यहाँ पे क्या होगा कि देखो इसका सेंट्रोइड आएगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जो वेल्ड है उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगी। तो हम क्या करेंगे, क्यों आएगी, क्योंकि ये जो R है डिस्टेंस, ये R सबसे ज़्यादा यहीं पे है, ठीक है। अच्छा, R यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि देखो फोर्स जो डायरेक्ट लगेगी ऐसे लगेगी और ऐसे लगेगी इसके परपेंडिकुलर, जो कि इसको घुमा रही होगी ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसे फोर्स लगेगी और एक ऐसे फोर्स लगेगी। अब दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो कितना आएगा, थीटा ये, और इनके बीच में आएगा थीटा ये। तो थीटा कम होगा तो दोनों का रिजल्टेंट ज़्यादा आएगा, यहाँ पे थीटा ज़्यादा है तो रिजल्टेंट आएगा कम, इसलिए ये जो होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगी। तो यहाँ पे भी हम सिंपल सेम रखेंगे ऐसे ही कि मान लो हमने साइज़ जो था S मान लिया, और S से हमने 0.7 किया तो हमारे पास T आया, तो इसको मान लो हम साइज़ को T मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा साइज़ जो है, पूरी थ्रोट थिकनेस जो है T मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी, यहाँ पे सिग्मा 1 जो डायरेक्ट आ रही है वो कितनी आएगी, जो टोटल लोड लगा है, मान लो 100 किलोमीटर हमारे पास 1000 किलोमीटर लोड लगा है, और टोटल एरिया कितना है ये, तो एरिया कितना होगा T इंटू ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है। तो 4L मान लो इसको, तो सिग्मा 1 आ गया हमारे पास ये। अच्छा, सिग्मा 2 कैसे निकालेंगे, सिग्मा 2 जो होगा, देखो यहाँ पे तो हमने कैसे निकाला था, PRI अपॉन सिग्मा RI स्क्वायर, लेकिन जब लाइन, यहाँ पे लाइन हमारे पास एंगल होता है, लाइन एरिया होता है हमारे पास, तो उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, हम सीधा इसको टॉर्जन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टॉर्जन फॉर्मूला क्या होता है, T/J टो बाई R, तो टो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, टो इजकल टू TJR, ठीक है। तो यहाँ पे T कितना आएगा, यहाँ से सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस ये E है, तभी हमने सेंट्रोइड निकाला था, तो P इंटू E
अपॉन जे जो होगा इसका वो जे सिंपल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इसके अबाउट मोमेंट। तो हम पहले इसके अंदर आई एक्स निकालेंगे, आई एक्स एक्स, फिर हम निकालेंगे आई वाई वाई। और हमें पता है कि ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है कि जे जो होता है वो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स निकालेंगे, आई वाई वाई निकालेंगे, वो जे की जगह पुट करेंगे, और उसके फिर आर, ये क्या है, ये डिस्टेंस को। अब इसके अंदर चैलेंज क्या होगा, चैलेंज ये होगा कि पहले आप सेंट्रोइड निकालो। सेंट्रोइड आपको आराम से निकाल दोगे कि चारों तरफ सिमेट्रिकल है। अच्छा, आई एक्स एक्स निकालना होगा आपको इसका। आई एक्स एक्स कैसे निकालोगे, तो देखो जैसे इसको ऐसे मान लो, ठीक है, आपने ये माना जो इसकी थिकनेस थी टी थी, और जैसे मान लो ये कितनी थी, ये आपकी मान लो 100 मिलीमीटर थी, ठीक है। तो आपको आई एक्स एक्स निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको। तो आई एक्स एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इसके अबाउट देखोगे। फॉर्मूला क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12। बी देखो जिसको कट करता है उसको हम डेप्थ मानते हैं। तो देखो बी इंटू डी क्यूब, ये बहुत छोटा है, इसका क्यूब और छोटा होगा, तो हम बी डी क्यूब बाई 12 नहीं मानेंगे, एरिया थ्योरम लगाएंगे। आई एक्स एक्स इजिकल टू क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 12 बहुत छोटा होगा, लेकिन एरिया इंटू सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस आर। तो एरिया कितना होगा 100t इंटू ये मान लो डिस्टेंस है डी, डी स्क्वायर इंटू जैसे ये होगा ऐसे ये होगा इंटू 2 प्लस, ठीक है। अच्छा ये देखो इसका, इसकी वजह से भी तो मोमेंट होगा ना आई एक्स एक्स के अबाउट। तो इसका क्या होगा, बी, बी कितना है, देखो बी होगा ये वाला, ये डिस्टेंस टी इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मान लो बी हो गया, बी क्यूब अपॉन 12 ये होता है। और इसका जो सेंट्रोइड है वो सेंट्रोइड से ही निकल रहा है, तो एरिया मोमेंट थ्योरम लगाने की जरूरत, सॉरी एरिया ट्रांसफर थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई एक्स हमारे पास ये आएगा। आई वाई वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई वाई वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमें देखना है ये, ठीक है, इसके अबाउट, ठीक है। तो इसके अबाउट देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके अबाउट देखने के लिए हम इसको डायरेक्टली देखेंगे। तो बी डी क्यूब बाई 12 लगाएंगे इसके अंदर, ये इस तरह से कट कर रही है, तो इस बार हमें इसका क्यूब करना है। तो ये कितना है 100, तो टी, टी 100 का होल क्यूब अपॉन 12, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इंटू 2। अच्छा अब हमें देखना एरिया थ्योरम लगाएंगे, नहीं देखो इसका जो सेंट्रोइड है वो सेंट्रोइड से ही निकल रहा है, तो एरिया थ्योरम नहीं लगाएंगे। प्लस अब देखो यहाँ पे इसके अबाउट निकालना है, तो पहले इसके अबाउट निकालेंगे। तो यहाँ पे बी डी क्यूब बाई 12 लगाएंगे, यहाँ पे कट कर रहा है इससे, तो टी का हाफ, टी का क्यूब लेना पड़ेगा जो कि बहुत छोटा होगा, तो वो नहीं लेंगे। लेकिन इसका एरिया को इसके डिस्टेंस स्क्वायर से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। एरिया कितना होगा इसका, बी इंटू टी इंटू ये डिस्टेंस मान लो D2 हो गया, D2 का होल स्क्वायर, और ये कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, 2 बार। तो हम यहाँ पे आई एक्स एक्स आई वाई वाई ऐसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जे आएगा, और उसके बाद फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आर होगा ये, और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा 2 आ जाएगा। तो सिग्मा 1 हमारे पास ये आया, सिग्मा 2 हमारे पास ये आया, अभी निकाल दिया। तो सिग्मा जो रिजल्टेंट होगा उसका होगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 कॉस थीटा अंडर रूट। यहाँ से हम सिग्मा रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और सिग्मा रिजल्टेंट को हम क्या करेंगे, सिग्मा रिजल्टेंट जो होगा वो जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो हम सिग्मा जो वेल्ड के मटेरियल को FE 410 मान लेंगे, तो 410 अपॉन √3 अपॉन 1.25, ठीक है। अब जो सिग्मा आर हमारे पास आया, सिग्मा आर शुड बी लेस देन दिस, ठीक है, ये कर हम कर लेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा आर के अंदर टी की टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे मान लो 3.5 आ गया, तो टी जो होगा 3.5 से ज़्यादा होगा, और एस क्या होगा, एस होगा 3.5 अपॉन 0.7, क्योंकि एस इजिकल टू 0.7 था, सॉरी टी जो था हमारे पास 0.7 एस था। तो यहाँ पे साइज़ निकाल देंगे, और जैसे मान लो ऐसा आ गया हमारे पास 4.5 मिलीमीटर, तो हम एस को मान लेंगे 5 मिलीमीटर, आंसर हमारे पास। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। अगर जो इसे टफ बनाना है तो क्या करेंगे, तो ये वाला हटा देंगे। तो यहाँ पे 3 साइड का दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेंट्रोइड यहाँ पे नहीं आएगा, सेंट्रोइड हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो हमें इसी सेंट्रोइड को निकालना होगा। सेंट्रोइड निकालने के बाद जो हमने आई एक्स एक्स आई वाई वाई बहुत आसानी से निकाल दिया, वहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये, तो ये चेंज आ जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना, आउट ऑफ प्लेन वेल्डेड कनेक्शन। अच्छा इसका बोल्डेड कनेक्शन का अभी क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा तो आप देख लेना उसको, ऐसा ही सॉल्यूशन होगा कुछ उसका भी। इसके अंदर क्या होगा कि जो इसको कॉलम है, इसको जो ये हमारे पास ब्रैकेट निकला हुआ है, इसको हम वेल्ड से दोनों साइड ऐसे वेल्ड करके हम इसको चाहते हैं कि ये यहाँ पे टिक जाए, गिरे ना। अगर लोड यहाँ पे हमने पी भी लगा दिया तब भी, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस पी की वजह से इस वेल्ड के अंदर कितनी स्ट्रेस आ रही है। तो इस पी की वजह से एक तो सिंपल वाली स्ट्रेस आएगी नीचे, कि ये जो एरिया है, ये जो टोटल एरिया है इस पी को रेजिस्ट करेगा,
ठीक है। एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी, दूसरा क्या होगा, इस पी की वजह से यहाँ पे एक मोमेंट भी आ रहा है जिसकी वजह से इसके अंदर एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगी। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह से उखड़ना चाहेगा इस टाइप से। तो हम इन दोनों को हम इस तरह से देख लेते हैं कि जैसे ये इस तरह से हमारे पास एरिया है, ये एरिया और ये एरिया। ठीक है, अब इस दोनों एरिया के ऊपर दो तरह की स्ट्रेस आएंगी। एक तो सिग्मा 1 आएगी, सिग्मा डायरेक्ट। सिग्मा डायरेक्ट को निकालने का तरीका, ये हमारे पास टोटल पी है अपॉन टोटल एरिया। मान लो हमें बताना है कि ये जो पी लोड लगने की वजह से हमें पी लोड को रोकना है, तो हम कितना साइज़ लें इसको। तो हम कितना साइज़ लेंगे इसको, मान लो हमने एस इसको कंसीडर कर लिया। अब एस कंसीडर किया तो एस के हिसाब से हम 0.s करके हम थिकनेस आ जाती है, थ्रोट थिकनेस आ जाती है टी। तो इसका जो एरिया, तो इसको टी मान लिया हमने। तो ये जो लेंथ है ये एटलीस्ट ये दे रखी होगी, तो इसको मान लो 100 मिलीमीटर मान लिया हमने। तो एरिया कितना होगा, 100 टी 100 टी, तो 200 टी। तो हमारे पास सिग्मा डी, ये फर्स्ट इक्वेशन तो पहली डायरेक्ट आ गई। ठीक है, दूसरी क्या होगी, मोमेंट की वजह से, दोनों के मोमेंट की वजह से। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो सिग्मा हमारे पास होगा एम अपॉन आई इंटू वाई। एम कितना होगा, पी इंटू ये डिस्टेंस, ये मान लो ई है, तो एम होगा हमारे पास पी इंटू ई। अच्छा, आई क्या होगा, इसके अबाउट ये घूम रहा है तो आई इसका हम यूज़ करेंगे। अब इसका आई कैसे होगा, देखो ये टी है, ये 100 है, तो 100 इंटू ये देखो जो चीज़ कट करती है उसका क्यूब आता है, तो टी इंटू 100 का होल क्यूब अपॉन 12 यहाँ पे आया, और इंटू 2, दो की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या आया, आई। ठीक है, आई हमारे पास आ गया। अब दूसरा क्या है, वाई। वाई क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होगी इस जगह पे आएगी, सबसे ज़्यादा दूरी पे। तो इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, अगर ये टोटल 100 है तो ये हो गए 50 मिलीमीटर। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास सिग्मा वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास सिग्मा पेंडिंग की। तो सिग्मा डायरेक्ट जो शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आ गई। अब इसका हम रिजल्टेंट देखेंगे, तो दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे। अगर ये WSM है तो हम WSM में तो सिग्मा डायरेक्ट का स्क्वायर प्लस सिग्मा शेयर का स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये जो रेजिस्ट कर रहा है ये वेल्ड की शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मान लो हमने दे दी 120 MPa। तो यहाँ पे सिग्मा डी और सिग्मा एस में दोनों में टी की वैल्यू है, यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास निकलेगी। टी की वैल्यू आ गई तो T/0.7 करके हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास डिज़ाइन हो गया। दूसरी चीज़, अगर ये LSM है तो हम उसमें क्या करेंगे, जो डायरेक्ट होती है वो शेयर स्ट्रेस होती है और जो दूसरी वाली होती है वो बेंडिंग स्ट्रेस होती है। तो बेंडिंग स्ट्रेस को तो सिग्मा बी स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे प्लस √3 सिग्मा एस जो डायरेक्ट होगी उसको स्क्वायर करेंगे, शुड बी लेस देन इक्वल टू। FU मान लो 410 दे दिया तो 410 अपॉन √3 इंटू 1.25। तो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर दोनों के अंदर टी की टर्म होगी, यहाँ पे टी निकाल लेंगे, फिर उससे हमारे पास एस निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर देंगे। तो ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दे दिया आपको। अब लेज़ी डिज़ाइन के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। और RCC बीम डिज़ाइन में भी हर तरह के बीम के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। LSM के लिए बनाई हुई है, WSM के लिए नहीं बनाई है, तो इसको फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। प्लेट लोड टेस्ट और ट्राइक्सियल टेस्ट दोनों थियोरेटिकल हैं। इसमें कहीं दिक्कत होती है तो बता देना आप, मैं देख लूँगा किसी वीडियो में इसको कवर करने की। ठीक है, बाकी तो थियोरेटिकल है, आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 3 में आपके कमेंट्स ले लेते हैं। चलो अब सेक्शन 3 में आपके कमेंट्स को एक बार देख लिया जाए। SSC JEE प्रीवियस ईयर करते हैं तो कितने नंबर तक लाए जा सकते हैं? आपके 250 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे अगर आपने SSC JEE के सभी क्वेश्चंस कर लिए। अब सभी क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि अगर उसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एंड यू आर एबल टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, मतलब थोड़ा सा चेंज किया, न्यूमेरिकल चेंज किए, वैल्यू चेंज की, तब आप उसको कर पा रहे हो, तो 100% आपका CPWD आ जाएगा। आपने सभी क्वेश्चन अगर जो SSC JEE के कर लिए। अब जैसे अर्थ प्रेशर का क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया है, अब ये नहीं होगा कि सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया जाएगा। हाँ, अगर अर्थ प्रेशर उसने पूछा है और अर्थ प्रेशर के आप सभी क्वेश्चन कर पा रहे हो तो 100% आपके मतलब आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेस्ट सीरीज़ अभी कैसे लगाऊं, अभी फर्स्ट डे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूं तो अभी पूरे टॉपिक पढ़ा नहीं हूं। देखो टॉपिक वाइज जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे करते रहो। अब जो आपने टॉपिक कर लिया है तो उसको अब उस टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज की जरूरत होगी जहाँ पे आप उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओ। तो यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज काम आएगी, यहाँ पे आपके ESC मेंस के क्वेश्चन काम आएंगे। आप क्या करोगे, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसके सबसे पहले तो SSC JEE के प्रीवियस ईयर लगाओ और उसके बाद उसको फिर से प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज के सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर सकते हो, प्लस आप ESC मेंस के भी क्वेश्चन कर सकते हो साथ में। ठीक है, इस तरह से आप रिवीजन भी कर सकते हो। थर्ड, सर जी अब तक एसेंट्रिक कनेक्शन का ही हुआ है, प्लीज़ टारगेट थोड़ा कम दिए। ठीक है,
देखो मैं इस तरह से ही दे रहा हूँ, मुझे पता था कि जो डे 3 में जो सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, एसेंट्रिक कनेक्शन वाला टॉपिक। तो उसके बाद मैंने जो बाकी के टॉपिक दिए, जैसे लेसी वाला कोई टॉपिक दिया, वो थोड़ा हल्का था, वो मुश्किल से 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं था। और जो डिज़ाइन दिया, बीम डिज़ाइन दिया, वो पहले वाले टॉपिक से ही रिलेटेड दिया, अलग से स्लैब डिज़ाइन नहीं दिया मैंने आपको, क्योंकि स्लैब डिज़ाइन अलग से बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो मैं ये सोच समझ के ही दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप पूरे दिन में उसको कंप्लीट कर पाओ। और लेकिन हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि ताकि आपका भी एक एफर्ट लगे उसके अंदर, क्योंकि टाइम भी कम है। लव यू सर जी, लव यू टू सर जी, आपको भी। मेरा सिलेबस बाकी है तो मैं इससे बिल्कुल कर सकते हो फॉलो। मेरा पर्पज़ ही ये है कि अभी आप बिल्कुल मैसअप हो रखे होंगे, जब टाइम कम होता है तो हम मैस्ड अप हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि सब कुछ कर लेंगे एक दिन में, लेकिन हम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। अभी तक इतने दिन निकल गए, शायद कई दिन ऐसे भी होंगे जिस दिन आपने एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं किया। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आपको सिर्फ 4 टॉपिक दूँ, उन 4 टॉपिक को आप डेली कर लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन जितने भी मैक्सिमम कर सकते हो, पिछला रिवाइज कर लो, उसका जो नया करना चाहते हो वो कर लो। अगला, टेस्ट सीरीज़ में आपके इतने आए थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब कैसे करें? देखो सर, आपके मार्क्स देख के तो लग रहा है कि लक बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि जितने आपके नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपका अभी नहीं हुआ है तो 2023 में मुझे लग रहा है कि आपकी रैंक 1 भी आ सकती है, अगर आप यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अच्छे से एसएससी जेईई 2023 के लिए लग जाओ, और बाकी सारे एग्ज़ाम भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि जस्ट आप वर्ष पे छूटे हो। अब अगर आप वर्ष पे आके हिम्मत हार जाओगे तो फिर मतलब आपकी जो मेहनत थी, आप बिल्कुल पहुँच चुके हो मंजिल तक। आपको बस एक बार और एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा पेशेंस और रखना है, ठीक है। 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगले एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल तैयारी करो। CSC के PYQ बिल्कुल देख सकते हो, जितने मल्टीपल क्वेश्चन आप देखोगे उतना फ़ायदा होगा। थैंक्स अलॉट मैम फॉर दिस एक्नॉलेजमेंट। जहाँ पर ना आप भी बिल्कुल ग्रेट हो सर। ऐड डे 1 एंड डे 2 लिंक, ठीक है, मैं एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा इसको, बाकी आप देख सकते हो यार इतना। आगे देखते हैं। सर मैं कंफ्यूज हूँ IAS मास्टर और मेडिजी में। अगर आप बुक की बात कर रहे हो तो 100% IAS मास्टर की ही किताब लेना, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ी है तो मैं वही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेडिजी की किताबें थी मेरे पास, स्टिल मैंने IAS मास्टर की मंगाई है। साइंटिफिक कैलकुलेटर देखो मेरे पास तो 991 नहीं रहा है, देखो मेरे पास तो 991 MS है, ठीक है, और ये आराम से चल जाता है, ESC में भी चल जाता है, SSC में भी चल जाता है। अगर आपके पास इसके नीचे वाला ही है तो वो तो 100% चल जाएगा। अब ये आपको प्रैक्टिकली देखना है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके पास आपसे हर कोई क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है क्या कैलकुलेटर से। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके कैलकुलेटर से सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप इससे भी कर सकते हो। क्या हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होगी, उसी में आपको पूरा पेपर लिखना होगा। आज आपने कनेक्शन का क्वेश्चन दिया है, सच बताऊं तो मुझे इस पहले ही आता, लेकिन अब सीखना है कि IQ लगाने हैं तो टाइम लग जाता है बहुत। आपने सही किया जो डे 1 का रिवीजन में ले आए, थैंक यू सर। मैं बिल्कुल यही सोच के चल रहा हूँ ताकि आप सभी लोग मतलब सब कुछ कंप्लीट कर पाएँ। सर एक गाइडेंस चाहिए, मैं एक कोचिंग में मेंस का बैच लिया हूँ, तो उनकी क्लास के बाद सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगाएं या फिर देखो ये गाइडेंस जो है ये उनके लिए है कि जिनके पास कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनके पास कोई गाइडेंस है नहीं। तो ये मेरी खुद से एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, अगर आप एक पहले से ही एक कोचिंग में हो, आप उसके अंदर पैसा दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, बहुत अच्छा आपको गाइड कर रहे होंगे। बिल्कुल आँख बंद करके उनकी गाइडेंस को फॉलो करो। ये मतलब मेरा पर्पज़ ये है कि जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं है मैं उसको गाइड करूं। अगर आप कोई कोचिंग में हो तो आप बिल्कुल 100% उनको फॉलो कर लो। आगे क्या है भैया, आप वीडियो की लास्ट 30 सेकंड में प्लीज़ SSC जेईई 2023। सर मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि SSC जेईई 2022 के लिए मैंने आपको गाइड किया था, आप उसमें से देख लो। मैं अपने टाइम में से बिल्कुल टाइम निकाल के अपनी प्रिपरेशन में से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ समझो इस चीज़ को। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप पहले जैसे मैंने गाइड किया था आप उसको फॉलो कर सकते हो। कितने दिन का ये डेली टास्क होगा भैया एग्ज़ाम से पहले इन टॉपिक? देखो मैंने 50 टॉपिक बताए थे आप लोगों को कि 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब डेली मैं 4 टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो बड़ी जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा 10-15 दिन में। तो 10-15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में रिवीजन, मतलब रिवीजन के साथ में चलाता रहूँगा। मेरा मेन पर्पज़ ये नहीं कि आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो या फिर अलग से मैंने कुछ ऐसे सोचा है। मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जो दिन आपके ऐसे ही वेस्ट जा रहे थे ये सोच के कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा 1 महीने में, मैं बस आपको डेली टास्क दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट करते रहो।
अगर आपकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है कि आप 4 टॉपिक की जगह 8 टॉपिक कर सकते हो तो वो 8 टॉपिक कर लो। मेरा पर्पज़ इतना है कि जिसका कुछ भी नहीं हो रहा है वो एटलीस्ट ये 4 टॉपिक तो कर ले। आपका इस एफर्ट के लिए जितना थैंक यू सर। सर आप ESC मेंस के क्वेश्चन और बता दीजिए। देखो सर मैं जितना बता रहा हूँ अपनी मतलब अपना 100% दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज है मेरे पास, तो मैं जितना कर रहा हूँ प्लीज़ उसको मेरा 100% ही समझिए। थैंक्स अलॉट सर, आपको भी। सर रेलवे SSC RRB के लिए पर डे, ये सर मैं बता रहा हूँ अभी मेरे भी एग्ज़ाम है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जो मैंने SSC JEE के लिए गाइड किया था, आप उससे देख सकते हो। ठीक है, इन सर के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। पहला, दिए गए टॉपिक से मेंस के कितने क्वेश्चन करें? मैक्सिमम पर्पस जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए तो आप करते रहो उस क्वेश्चन मतलब उस टॉपिक्स को। अगर मान लो आपने 4-5 क्वेश्चन कर दिए तो छोड़ देना उसको, फिर अगली बार जब रिवीजन करो तब फिर से उसके क्वेश्चन लगाना। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने नहीं आ रहे हैं तो क्या करें? तो देखो 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला तो ये होता है कि कॉन्सेप्ट लग रहा है उसके अंदर तो उसमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। दूसरा होता है कि अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप उसको याद कर सकते हो। जैसे डिज़ाइन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपको उसको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे स्लैब डिज़ाइन है, तो आप सिंपल उसको याद कर सकते हो, उसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगेगा, एज इट इज़ आपको उठा के सीधा लिखना है स्लैब डिज़ाइन। तो दोनों तरह के होंगे। जो याद करने वाली चीज़ें हैं याद करनी होगी, न्यूमेरिकल वाले आपको सीखने पड़ेंगे, नोट से सीख सकते हो या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है, टॉपिक डाल के, या फिर मैंने भी बनाई वीडियो उसमें भी देख सकते हो, वो आप कहीं से भी सीख सकते हो। लेकिन जो चीज़ याद करनी है वो तो याद करनी ही पड़ेगी, जैसे स्लैब डिज़ाइन। और जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना, उसको याद ही करना पड़ेगा आपको। सभी गिवन सब्जेक्ट के प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व करना बेस्ट रहेगा? एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके या मिक्स सब्जेक्ट करो। देखो अभी तो क्योंकि अभी आपके पास टाइम इतना कम है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट करोगे, ठीक है, तो 10 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, फिर वापस रिवीजन कैसे करोगे? मल्टीपल क्वेश्चन वहाँ पे भी आएंगे एग्जाम में, तो मिक्स सब्जेक्ट करके करो। बन चुके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को रिवाइज कैसे करें? ऐसे ही करना है, जब भी मन करे कोई भी न्यूमेरिकल उठा लेना और उसको कंप्लीट कर लेना। बैकलॉग छोड़ना ही नहीं है, बैकलॉग छूट जाए तो जो दिन पहले दिन का काम है जो मिला है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आप दूसरा कर सकते हो जो बैक में छूटा हुआ है। स्टॉप वॉच लगा के पढ़ना, आपको जैसे सूटेबल रहे बिल्कुल वैसे सॉल्व कर सकते हो आप, मतलब वैसे आप कर सकते हो। कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है? मेरे पास तो ये था 991 MS, इससे नीचे वाला भी चल जाएगा। इसके ऊपर वाला अगर जो उसके अंदर डेटा सेव हो जाता है, मतलब वो आपके पास गाइडलाइंस होगी, वैसे 991 MS तक चल जाएगा। उसके बाद सर मेक द वीडियो रिगार्डिंग इंक्रीज द स्पीड। देखो स्पीड तो ऐसे ही बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे उसके हिसाब से स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। PYQ कहाँ से अरेंज करें सेट वाइज? ये मैं देखूंगा, अगर जो मुझे मिल गया तो मैं देख लूँगा, बाकी चलो मैं इसका देखता हूँ कुछ। जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं तो पेंटोनिक यूज़ करता था, पेंटोनिक बहुत बढ़िया चलता है और स्पीड बढ़िया आती है। शायद जेल पेन से, पता नहीं मुझे, जेल पेन से मेरी तो स्पीड कम हो जाती है। बाकी ऐसी कुछ गाइडलाइंस नहीं है, तो इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पेंटोनिक पेन एक बार यूज़ करके देखना, वो बहुत सही चलता है। सर क्या मैं टेस्ट सीरीज़ की जगह मेंस पेपर ही एज टेस्ट दे दूँ? मेंस पेपर तो देने ही हैं एज अ टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन भी करने हैं, और आपके पास मेंस के क्वेश्चन पेपर आपने कर लिए PYQ, आपको टेस्ट सीरीज़ से भी जो जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी आपको करने पड़ेंगे एज अ फुल टेस्ट। सफिशिएंट कुछ भी नहीं है, जितना कम है मतलब जितना करोगे उतना कम है। आँख बंद करके आपको फॉलो कर रहा हूँ। देखो ये तो थोड़ा ख़तरनाक चीज़ है, वैसे मैं कोशिश करूँगा, मैं गाइड ही आपको अपने टाइम में से टाइम निकाल के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, तो मैं तो अपना देखो बेस्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। एक डिमांड है, आप जो टॉपिक बताओ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ वो मेरा 100% है, इससे ऊपर मैं करूँगा तो शायद मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं भी आप पे बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ, आप बिल्कुल फॉलो कर रहे होंगे ये स्ट्रेटेजी। और थैंक यू सो मच, मैंने सभी के कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन सबके मैंने रिप्लाई कर दिया आज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू आप सभी का।